देखो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी शार्प। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में मोस्टली सी शार्प यूज की जाती है। ठीक है। तो ये सीरीज हमारी सी शार्प रहेगी, इसमें हम कम्प्लीटली सी शार्प पढ़ाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, सी शार्प के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सी शार्प को जैसे कि लिखा हुआ है पीपीटी के अंदर, सी शार्प क्या है? प्रोनाउंस एज सी शार्प। अगर हम देखें तो इसे लिखते हैं सी हैश, और लेकिन अगर प्रोनाउंस करना है इंग्लिश में तो हम इसे लिखेंगे सी शार्प, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसे ना जूम कर देता हूँ। नहीं हो रहा। ठीक। तो सी शार्प जो न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट, इसने सी शार्प जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, डेवलप की है। ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जावा की तरह, एंड फर्स्ट कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कंपोनेंट ओरिएंटेड भी है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन कंपोनेंट्स को मर्ज कर देंगे। और उन सारे जो कंपोनेंट्स को मर्ज करने के बाद क्या है, हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इट कंबाइंस बेस्ट फीचर फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस, जैसे कि विजुअल बेसिक्स, और किसका, विजुअल बेसिक्स की प्रोडक्टिविटी, सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट जिसमें कि ओप्स भी होते हैं, एलिगेंस ऑफ जावा यानी एनवायरनमेंट, यानी जो जावा का जो एनवायरनमेंट होता है वो इसके अंदर होगा, सी प्लस प्लस की सिक्योरिटी पावर वो इसके अंदर होगी, और विजुअल बेसिक की जो प्रोडक्टिविटी है, फीचर्स हैं, वो सब इसके अंदर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मेजर पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअली कोडेड इन सी शार्प। जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है वो ज्यादातर पोर्शन जो है वो सी शार्प में ही कोड किया गया है। अब बात आती है कि सी शार्प को क्यों पढ़ना चाहिए। तो सी और सी प्लस प्लस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, इसलिए हमें सी शार्प को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज। देखिए अगर हम कोई एप्लीकेशन सी और सी प्लस प्लस के थ्रू बनाते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको बनाना सी और सी प्लस प्लस की मदद से। ठीक है। नो ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉट ट्रूली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? देखिए सी और सी प्लस प्लस क्या है, एक सी तो उप से कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करता। और दूसरी बात करें सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट को, उप से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लेकिन उसमें क्या है, वो कम्प्लीटली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बिना उप्स के भी वहां पे प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। लेकिन जावा की बात करें तो जावा कम्प्लीटली क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मीन्स वहां पे जो भी आप काम करेंगे ना उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी। वैसे सी हिसाब में भी है, यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी। बिना ऑब्जेक्ट के आप यहाँ पे सिंगल काम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैंडेटरी है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर सी शार्प या जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो। ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सी शार्प इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। नॉट सुटेबल वर्किंग विद न्यू बायोटेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, सी प्लस प्लस जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनमें एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये इतने स्मूथली काम नहीं कर पाते जो है सी और सी प्लस प्लस जो है। वहाँ पे जावा और सी शार्प भी चलते हैं। ठीक है। पुअर टाइप सेफ्टी है इनके अंदर, डज नॉट सपोर्ट वर्जनिंग को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, यानी जो वर्जन चेंज होता है ना, जैसे आप क्या है, आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया सी या सी प्लस प्लस में और आप वर्जन अपडेट कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे वर्जन को अपडेट कर जाना। ठीक है, इसलिए वर्जनिंग का मतलब ही यही है। ठीक है। लेस सपोर्ट फॉर कंपोनेंट प्रोग्रामिंग, सी और सी प्लस प्लस के अंदर तो कोई होता ही नहीं कंपोनेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है। जावा और सी शार्प में कंपोनेंट्स आप अलग अलग बनाइए, सारों को मर्ज कीजिए और एक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन इज क्या, सॉल्यूशन इज सी शार्प, सिंपल मॉडर्न एंड कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट्स इट। ओके, ग्रेट। सो हम इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, सी शार्प की इवोल्यूशन की। देखिए सबसे बाद में आया सी शार्प। सी शार्प से पहले क्या था आपके पास, सी था, सी प्लस प्लस था, जावा था, और सी शार्प आ गया। लेकिन सी शार्प में क्या है ना, बहुत ही बेटर है। क्यों? देखिए यहाँ पे देखो, जूम क्यों नहीं हो रहा है ये, नहीं हो रहा है जूम। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो सी है, सी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सी शार्प के अंदर अवेलेबल होते हैं। और सी के बाद आता है सी प्लस प्लस, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट आता है।
और उससे कॉन्सेप्ट सी शार्प के अंदर भी आते हैं। तो जो सी प्लस प्लस की जो पावर है वो कहाँ पे है, सी शार्प के पास भी है। अब बात करते हैं सी के सारे कॉन्सेप्ट जावा के पास भी होते हैं। और जावा का एलिगेंस का मतलब होता है एनवायरनमेंट, तो जावा का एनवायरनमेंट होता है वो सी शार्प का एनवायरनमेंट होता है। और जो विजुअल बेसिक जो होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसके जो फीचर्स हैं वो सारे सी शार्प के अंदर होते हैं। तो हम कह सकते हैं सी शार्प इज बेटर देन ऑल। ओके, राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सी शार्प एनवायरनमेंट। देखिए सी शार्प एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, सी शार्प एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज होंगी। एक तो होगा डॉट नेट फ्रेमवर्क और एक होगी आईडी सी शार्प के लिए। ठीक है, हम देखेंगे आईडी क्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है? डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, रनिंग एंड वेब सर्विसेज एंड अदर एप्लीकेशन। यानी हम अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और ब्राउजर पर रन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। ठीक है। डॉट नेट फ्रेमवर्क मेनली कंटेन थ्री थिंग्स। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर तीन चीजें होती है। देखिए, सबसे पहला कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR। देखो, नाम से समझो, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, सारी सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी आप सी में प्रोग्राम लिख लो, सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिख लो, जावा में, पाइथन में, वॉट। ठीक है, उन सब के लिए आपको वो एग्जीक्यूशन करके देगा। यानी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गए एक तरह से। यानी ऐसा नहीं है कि आप सी शार्प में ही कोड लिखना आपको। ठीक है, आप सी शार्प में की जगह किसी भी लैंग्वेज में आप लिखें, आपको फाइनल में वो आउटपुट देगा। वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा और इस इंटरमीडिएट कोड को क्या है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी फाइनली आपको रिजल्ट को देगा एग्जीक्यूट करके। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और लैंग्वेज यूज कर दिया तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको आउटपुट देगा ही देगा, ये अच्छी बात है इसकी। फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, फ्रेमवर्क बेस्ड क्लासेस होती हैं, जैसे लाइब्रेरी की जैसा ही मान लीजिए, इसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस, एसएप डॉट नेट, विंडो फॉर्म, ये सब ये प्रोवाइड कराता है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। ठीक है, और ये इसका डॉट नेट फ्रेम का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। जैसे अभी CLR की बात करी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसका मैंने फायदा बताया आपको, क्या फायदा है। फायदा यही है इसका कि सारी की सारी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आप लिखो उसका क्या है, आपको एग्जीक्यूशन करके वो देगा। ठीक है, हाँ, CLR के सब पार्ट भी बताने थे। CLR का सब पार्ट है कॉमन टाइप सिस्टम, CTS एंड कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, तो CLS। ठीक है, तो कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है, देखिए इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे जो डेटा टाइप्स हैं वो सब इसके अंदर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, CTS के अंदर। ग्रेट, तो ये होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। मैं डॉट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ अभी। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, फ्रेमवर्क बेस्ड क्लासेस हैं, जैसे एक बहुत सारी क्लासेस हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अरे फ्रेमवर्क भैया, जैसे बूट स्टैप भी तो एक फ्रेमवर्क है, तो वही है वो, ये सारे फीचर्स अपने इसके पास है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर सर्विस से प्रोवाइड कराता है, विंडो फॉर्म, यूजर इंटरफेसेस, वो सब इसके पास है। ठीक है, ये और ब्रीफ में दिया हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ब्राउजर एप्लीकेशन मिलते हैं, आप उनकी मदद से ब्राउजर एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब सर्विसेज एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन, वो सारे के सारे आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट करेंगे, इससे पहले का देखो, सबसे पहले विंडो, विंडो के बाद कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा, जो कि क्या करेगा, सारी की सारी लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देगा, उसका रिजल्ट देगा, एग्जीक्यूशन करके देगा। किसमें कन्वर्ट करने के बाद, मतलब मशीन कोड में एग्जीक्यूट करेगा। यानी फाइनली मैं बता चुका हूँ CLR का काम। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क, क्लास वर्क, क्लास लाइब्रेरी के बारे में बता चुका हूँ, और ये सारे कुछ इसके अंदर टर्म्स हैं, विंडो फॉर्म, एंटरप्राइज सर्विस एंड सो ऑन। ग्रेट, देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया CLR क्या है। इट इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। CLR वर्क्स लाइक अ वर्चुअल मशीन इन एग्जीक्यूटिंग ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, it is a runtime environment in which program written in C sharp or in other programming language are executed। ठीक है, यही बात बोली थी, ऐसा नहीं है कि आप सी शार्प में कोड लिखेंगे तभी आपको आउटपुट देगा एग्जीक्यूट करने के बाद। ये जो है आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ये उसके लिए आउटपुट आपको देगा ही देगा। इट ऑल्सो सपोर्ट क्रॉस लैंग्वेज इंटरपोरेबिलिटी। मीन्स वही है, क्रॉस लैंग्वेज इंटरपोरेबिलिटी का मतलब यही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यू कैन यूज इन SF.NET। ओके, ग्रेट।
CTS .NET framework support multiple language and different language define their primitive data types in different format. ठीक है, अभी मैंने बताया था कि CTS का क्या काम है। CTS क्या है? CTS वो सारे के सारे जो डेटा टाइप्स उनको सपोर्ट करता है। देखिए CTS का मेन काम क्या है, देखो C प्लस प्लस की बात करूँ, C की बात करूँ, जावा की बात करूँ, इनमें थोड़ा बहुत क्या है ना, जो आपके डेटा टाइप्स है उनको जो डिफाइन करने का तरीका या सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या करा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है देखिए है तो डाटा टाइप ही ना, आपने लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, यानी आप लिख अलग तरीके से रहे, लेकिन है तो वही चीज ना। तो CTS की मदद से क्या कर सकते हैं, आप कैसा भी डेटा टाइप लिख लीजिए। ठीक है, आप सी का सिंटेक्स यूज कर लो, C प्लस प्लस का यूज कर लो, जावा का, पाइथन का, कोई सा भी सिंटेक्स यूज आप कर लो, लेकिन ये समझ जाएगा कि भाई ये जो है डेटा टाइप है। ये सिंटेक्स से क्या है, इस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये एग्जीक्यूट करके देगा आपको आउटपुट। ठीक है, तो वही चीज लिखी गई है, .NET framework support multiple language and different languages define their primitive data types in different formats. That's it. I hope you have understood. सी शार्प डिफाइंस एन इंटीजर वेरिएबल। देखो सी शार्प में हम जो इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, लिखता हूँ मैं इंट आई, वेयर एज बीवी डॉट नेट डिफाइन एन इंटीजर वेरिएबल DIM I एज इंटीजर। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अलग अलग लैंग्वेज में कैसे डेटा टाइप का सिंटेक्स होता है, कैसे डिफाइन करते हैं डेटा टाइप को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ट्राई टू कन्वर्ट दीज डेटा टाइप्स इन अ जेनेरिक डेटा टाइप। ठीक है, जेनेरिक डेटा टाइप को मतलब एक कॉमन डेटा टाइप में चेंज कर देता है। आप देखो इंट ए लिखो या फिर DIM I एज इंटीजर लिखो, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, इसको दोनों को एक ही समझेगा, है ही एक, तो दोनों को एक ही समझेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कि डेटा टाइप को किस सिंटेक्स का यूज करके लिखा गया है। ठीक है, ये अच्छी खासियत है इसकी। ठीक है, डिफरेंट जेनेरिक डेटा टाइप दैट इज डिफरेंट languages code are converted into language independent code. That is very important. Different languages code are converted into language independent code, यानी language independent code में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो भी डेटा टाइप आप लिख रहे हैं उनको इंडिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोड का मतलब समझो, इंडिपेंडेंट यानी नॉट डिपेंड ऑन एनी लैंग्वेज, एनी सिंटेक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ओके, और CLS के बारे में बात करें तो CLS क्या है, CLS सबसेट है CTS का। CLS प्रोवाइड डेवलपर वेंडर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इन अ कॉमन सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर लैंग्वेजेस डेटा टाइप्स। ओके, तो ये हो गया CLS। CLS क्या सबसेट है CTS का। ओके, ये एक आपको ये समझ ले टूल प्रोवाइड करा देता है, या कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देगा आपको, जिसके थ्रू क्या है आप अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका CTS एंड CLS। ठीक है, CTS और CLS किसके अंदर आ रहे हैं, ये CRT के अंदर, सॉरी CLR के अंदर, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर आ गया आपका CTS एंड CLS। ग्रेट। हाँ, ये देखो कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। देखो हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ओके, सिर्फ 1 एंड 0 को वो समझता है। ठीक है, एक तरह से हम कम, देखिए बात होती है कि हम IT फील्ड में करते क्या है, जो IT इंडस्ट्री एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, IT इंडस्ट्री में सिर्फ हम यही काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बात करने का। किससे बात करने का, कंप्यूटर से बात करने का। और जो जितना अच्छे से कंप्यूटर के साथ बात करेगा उसका पैकेज इतना ही अच्छा होगा। हाँ, तो जो जितनी अच्छे से बात करेगा सिस्टम के साथ उसका जो पैकेज होगा उतना ही अच्छा होगा। बात ही तो करनी है, अच्छे से बात करो ना, अच्छा पैकेज लो। ठीक है, अच्छा बात करने पाते, देखो कैसे एक्चुअल में करते क्या है हम लोग IT इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ हम सिस्टम के साथ बात करते हैं। और बात कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए दो लोग हैं, एक लोग है, मान लीजिए मैं हूँ, हाँ मैं हिंदी जानता हूँ, एक दूसरा बंदा है वो इंग्लिश जानता है। मान लीजिए पंजाबी जानता है, मैं हिंदी जानता हूँ, दूसरा बंदा
पंजाबी जानता है। अब मैं पंजाबी तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ हिंदी जानता हूँ, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो पंजाबी जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट की जरूरत होगी, तो एक तीसरा इंसान लेके आऊंगा मैं, जो हिंदी भी जानेगा और पंजाबी भी जानेगा, ठीक है। मैं उसको क्या करूंगा, मैं अपनी बात हिंदी में बोलूंगा, वो हिंदी में समझ जाएगा। अब उस हिंदी की जो बात मैंने बोली थी, जो स्टेप में हिंदी में बोला था, उसको वो क्या करेगा, जा उसमें पंजाबी में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके जो पंजाबी समझता है उस बंदे को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और जो पंजाबी बोलेगा उसको इंटरमीडिएट बंदा समझेगा और हिंदी में कन्वर्ट करके मेरे को देगा, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट बंदा है वो तो हो एक कंपाइलर, आप इससे रिलेट करके देखो। और मैं हो गया एक यूजर, और जो पंजाबी बंदा है वो हो गया सिस्टम, ठीक है। बस यही चलता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, दो लोगों के बीच में एक इंटरमीडिएट होता है जो उन दोनों लोगों की हेल्प करता है बात करने में, ठीक है। और जितना जो यूजर है सिस्टम के साथ जितना अच्छे से बात कर लेगा उसका पैकेज उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना आईटी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अब वही काम यहाँ पे कैसे हो रहा है इसे समझिए। देखो ये सोर्स कोड है ना, ये सोर्स कोड मैंने लिखा है, ठीक है। और ये नेटिव कोड जो निकल के आ रहा है ना, सोर्स कोड वो कोड है जो मैं समझता हूँ और जो मैं सिस्टम पे लिख रहा हूँ प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेटिव कोड वो कोड है जिसको मशीन समझेगी या 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसके सोर्स कोड और नेटिव कोड के बीच में क्या काम होगा, तो बीच का काम होगा कंपाइलर का। जैसे हमने एग्जांपल लिया इंटरमीडिएट का, एक उस बंदे का जो हिंदी भी जानता है और पंजाबी भी जानता है, ठीक है। तो जो सोर्स कोड होगा वो कंपाइलेशन में क्या होगा, कंपाइलर होगा इंटरमीडिएट बंदा, उसके ये काम है। ये जो तीन स्टेप देख रहे हैं ना, जिसको मैं देखो मेरे कर्सर को देखो, ये कंपाइलर के काम है। कंपाइलर क्या करेगा, लैंग्वेज को कंपाइल करेगा, मेरी को जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल करेगा कंपाइलर, ठीक है। कंपाइल करने के बाद वो क्या असेंबली लैंग्वेज में या इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये लैंग्वेज क्या होगी, ना तो मशीन के अंडरस्टैंडिंग में होगी और ना ये मेरे अंडरस्टैंडिंग में होगी, तो अब भी दिक्कत है। तो अब इसमें क्या होगा, जो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है इसके लिए एक कंपाइलर हुआ एक और जस्ट इन टाइम जीआईटी कंपाइलर। ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और इससे क्या है मुझे नेटिव कोड मिलेगा। तो मेरा कोड फाइनली एक सिस्टम अंडरस्टेबल लैंग्वेज दैट इज 0 1 में कन्वर्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। यानी इस फेस में जिस पे मैं सर देखो कर्सर को मूव कर रहा हूँ, इस फेस में कंपाइलर ने अपना काम किया है, लैंग्वेज को कंपाइल किया, एक असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, फिर वहां से जीआईटी कंपाइलर का यूज करा जस्ट इन टाइम का। उसने फायदे देखिए, जो मैंने बोला ना इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसको न तो सोर्स कोड में जो लिखा है जिसने बंदे ने, न तो वो उसे जानता ना मशीन इसे जानती है, ठीक है। लेकिन जीआईटी कंपाइलर एक है जो इसको जानता है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है इंटरमीडिएट लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये इसे समझेगा और उसे 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका साइकिल, किस तरह से कोड कन्वर्ट होता है, किस तरह से मशीन समझती है, ठीक है। ओके, ग्रेट। अब बात करते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखो आईडीई होती है और एक होता है आपका एडिटर। एडिटर पे आप सिर्फ काम कर सकते हैं एडिटिंग का, मीन्स आप सिर्फ कुछ ना कुछ लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आई हैव टू रन माय सीसा प्रोग्राम एंड आई वांट टू रन इट ऑन विजुअल स्टूडियो, ठीक है। सॉरी, नॉट विजुअल स्टूडियो, राइट नाउ आई एम रनिंग इट ऑन बीएस कोड, ठीक है। बीएस कोड और विजुअल स्टूडियो दोनों डिफरेंट चीजें, ध्यान रखें। और दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। जो विजुअल स्टूडियो है वो आईडीई है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एंड बीएस कोड क्या है, ये एक एडिटर है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपने सी शार्प के प्रोग्राम को आईडीई पर रन करने के बजाय बीएस कोड पर रन करना है, तो बीएस कोड यानी एडिटर पर रन करना है, तो मुझे वहां पे सी शार्प के कंपाइलर की नीड होगी। यानी बीएस कोड से मेरे को अपना जो सी शार्प कंपाइलर है उसको कंबाइन करना पड़ेगा, उसे पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मेरे सी शार्प के प्रोग्राम रन होंगे। लेकिन अगर मैं विजुअल स्टूडियो, एक विजुअल स्टूडियो जो है आईडीई है इसके लिए, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में अगर मुझे अपना प्रोग्राम रन करना है आईडी के अंदर,
तो मुझे कंपाइलर इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो विजुअल स्टूडियो क्या है, ये एक आईडीई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो दी गई हुई है। समझ आ रहा है? वेट। आईडी, ठीक है। तो आईडी जो है माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई है, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे आपको कंपाइलर को डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, कंपाइलर आपको मिलेगा, और जो भी आपके पूरे पूरे डेवलपमेंट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए, ठीक है, सब कुछ आपको सारे के सारे टूल्स इसमें अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये फायदा है आईडी का, ठीक है। तो आईडीई और जो एडिटर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आईडीई में सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, लेकिन जो एडिटर है, एडिटर में सिर्फ आप कोड लिख सकते हैं, उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई लैंग्वेज का कोड रन करना है तो यू विल हैव टू इंस्टॉल द कंपाइलर along with that, ओके। ठीक है। हाँ, आईडीई, अरे आईडीई बहुत हैवी होती है, और जो एडिटर होता है बहुत ही लाइट होता है, ठीक। वेट 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 वेट, आईडी चल रहे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो आईडी, आई होप यू गॉट इट। ये एग्जीक्यूशन मॉडल सर यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो। विजुअल स्टूडियो क्या है? इट इज एन आईडी विच इज यूज्ड टू डेवलप वेब बेस्ड, विंडो बेस्ड और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। देखो, वही यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डॉट नेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका जो विजुअल स्टूडियो है ना, उसके अंदर का पूरा पूरा देखिए, ये पूरा पूरा सेटअप है। जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जेस, जेएस, जेस्क्रिप्ट, जे सी शार्प, सॉरी सी शार्प, सी प्लस प्लस, डीबी, ठीक है। सारी सारी ये सब देखो यहाँ पे, डॉट नेट, एक्सएमएल, बेस क्लास लाइब्रेरी, सीएलआर के बारे में बात कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब, ठीक है। दैट्स इट। और सबसे पहला चीज आता है सेटअप के लिए, हमें यहाँ पे क्या है, अपने सी शार्प के प्रोग्राम को अब मुझे आईडी पे रन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक आईडी ही दी हुई है, दैट इज विजुअल स्टूडियो। तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे, और अपने जो सी शार्प के जो एप्लीकेशन है उनको हम वहाँ पे रन करेंगे। तो अब इंस्टॉल कैसे करना है, उसको कैसे सेटअप करना है, तो देखिए इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जा सकते हैं, जो लिखा हुआ है गो टू dreamspark.com, और दूसरा एक माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप डालोगे www.visualstudio.com, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाकर कम्युनिटी वर्जन को क्या डाउनलोड कर लेना है। सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपका एक स्मॉल विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आपको डॉट नेट डेस्कटॉप, सी शार्प डॉट नेट डेस्कटॉप करके कुछ एक लिंक ओपन होगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसका जो साइज होगा लगभग 6 से 7 GB का होगा, उसको आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आफ्टर दैट यू विल एबल टू रन योर सी शार्प प्रोग्राम, ओके। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।